रहमान रहीम। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंशिक्टाइसिस। ब्रोंशिक्टाइसिस में हमें मालूम है कि ट्रैकियोब्रेकियल ट्री में हमने पढ़ा था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है, इसके अंदर जब परमानेंट डायलिटेशन पैदा हो जाए इसको हम कहते हैं ब्रोंशिक्टाइसिस। इसकी डेफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं कि डेफिनीशन ये है, bronchiectasis is a permanent dilatation of the major bronchi or bronchioles proximal to terminal bronchioles due to किस चीज़ की वजह से repeated necrotizing infection जो क्या करता है leading to destruction of their walls। ठीक है, तो ये ब्रोंशिक्टाइसिस की तारीफ हो गई। इन शॉर्ट हम इस तरह कहते हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे की तरफ परमानेंट डायलिटेशन को ब्रोंशिक्टाइसिस कहते हैं और उसके बाद परमानेंट डायलिटेशन को हम एम्फाइजीमा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम हर वक्त जो है सांस लेते हैं और सांस जब लेते हैं तो हवा से ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं। अब ये जो हम बाहर के एनवायरनमेंट से मुंसलिक है और वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और मुख्तलिफ पैथोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इस की वजह से डिज़ीज़ पैदा होती है। इस डिज़ीज़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर एक इम्यूनिटी पैदा किया जिसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। ये नेचुरल इम्यूनिटी दो जगह पर मौजूद है, एक एल्वेलाई में और दूसरी ब्रोंक्यूल्स में। एल्वेलाई के अंदर कौन सी है? एल्वेलाई के अंदर एल्वेलर मैक्रोपेज है और मैक्रोपेज क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेगोसाइटोसिस यानी ईट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सेल विच ईट समथिंग इज कॉल्ड पेगोसाइटोसिस एंड द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर आप ये याद रखें कि एल्वेलाई के अंदर कौन सी चीज़ होती है, माइक्रोपेज होती है और वो माइक्रोपेज पेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करती है। ब्रोंक्यूल के अंदर क्या है? ब्रोंक्यूल के अंदर म्यूकोसेलरी क्लियरेंस है। म्यूकोसेलरी क्लियरेंस इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये ब्रोंक्यूल्स है, इसके अंदर ब्रोंकियल ग्लैंड्स है। ये ब्रोंकियल ग्लैंड्स क्या करती है? ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। म्यूकस क्या करती है? इसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती है और फिर सीलिया के ज़रिए ये बॉडी से आउट कर देती है। इसको कहते हैं म्यूकोसेलरी क्लियरेंस और ये म्यूकोसेलरी क्लियरेंस सीलिया की वजह से होता है। तो इन शॉर्ट वन लाइन में अगर हम कहें कि ब्रोंशिक्टाइसिस की पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस ये है, एनी पैथोलॉजी विच इम्पेयर्स म्यूकोसेलरी क्लियरेंस इस कॉल्ड ब्रोंशिक्टाइसिस। हर वो पैथोलॉजी जो म्यूकोसेलरी क्लियरेंस को इम्पेयर करेगी, अफेक्ट करेगी, उसको हम कहेंगे ब्रोंशिक्टाइसिस। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर इसकी इटियोलॉजी को देखें तो चिल्ड्रन में अपनी है और एडल्ट्स में अपनी। चिल्ड्रन में कंजेनिटल भी है और एक्वायर्ड भी है। कंजेनिटल क्या है? कंजेनिटल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ब्रोंशिक्टाइसिस काज करती है और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और ये ब्रोंशिक्टाइसिस की वर्ल्ड वाइड काज है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरीन की डिफेक्ट होती है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। दूसरी है इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैन आल्सो लीड टू इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम एंड इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डायनिन प्रोटीन होती है, वही डायनिन सीलिया को डिफेक्ट करते हैं और सीलिया की डिफेक्शन की वजह से ब्रोंशिक्टाइसिस होती है। कार्डिनर सिंड्रोम, अगर इसी सीलिया की वजह से हार्ट राइट साइड पर हो तो इसको हम कार्डिनर सिंड्रोम कहेंगे। और प्राइमरी हाइपोग्लोबिनीमिया इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रोंशिक्टाइसिस इन चिल्ड्रन। और ये सारी की सारी कौन सी कंडीशन है? कंजेनिटल कंडीशन है। अब आते हैं एक
तो एक्वायर्ड की तरफ, एक्वायर्ड में क्या होगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की वजह से हो सकता है, फॉरेन बॉडी की वजह से है और इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर की वजह से जो टीबी में होता है। इन्फेक्शन कैन आल्सो कॉल्ड ब्रोंशिक्टाइटिस फॉर, जैसे परटोसिस या वूपिंग कप और मीजल्स, ये चीज़ें भी ब्रोंशिक्टाइटिस काज कर सकती है। एडल्ट के अंदर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू ब्रोंशिक्टाइटिस, तो वो किस वजह से हो सकती है, वो स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं। स्ट्रक्चर ये है, फॉर एग्जांपल ये ल्यूमन है और यहाँ पर क्या हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्स। तो अगर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं किस चीज़ की वजह से, टीबी की वजह से। मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर होते हैं लंग कार्सिनोमा की वजह से, लंग एब्सेस की वजह से, और रेयर है मगर सेवियर है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चीज़ें भी ब्रोंकाइटिस काज कर सकती है। और ये बड़ी कॉमन है अडल्ट के दरमियान, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस या अप्पा, ये इट लीड टू ब्रोंशिक्टाइटिस। अब अगर आप देखें तो हमने कहा कि वो द वर्ल्ड वाइड काज ऑफ ब्रोंशिक्टाइटिस इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब जिक्र हो गया है तो थोड़ा इसको भी पढ़ते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या चीज़ है? सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, इट्स द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगर 2000 बच्चे पैदा हो जाए तो उसमें से एक बच्चा जो पैदा होगा वो सिस्टिक फाइब्रोसिस पर होगा, और ये किन जगह पर, यूके, यूएसए, यूरोप, यहाँ पर होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके होगा ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज़। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाए तो कंजेनिटल ऑटोसोमल डिजीज़ पैदा होती है। अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो डिजीज़ कैसे होगा, डिजीज़ होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर फंक्शनल प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट आए तो डिजीज़ होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल की आप मिसाल ले लीजिए G6PD डिफिशियंसी, तो उसका जो डिजीज़ होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और ऑटोसोमल डोमिनेंट की मिसाल अगर आप ले ले तो फॉर एग्जांपल कार्डियोमायोपैथीज़ की मिसाल ले ले। ठीक है, ये चीज़ें फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अब ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट। अब ये इसमें कहाँ पर डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर और पोजीशन नंबर 508 पे के ऊपर। और कौन सी जीन में डिफेक्ट होता है, CFTR जीन के अंदर डिफेक्ट होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन के अंदर डिफेक्ट होता है। अब ये जीन क्या है, CFTR जीन कौन से प्रोटीन को इनकोड करता है, ये CFTR प्रोटीन को इनकोड करता है जो क्या है, एंजाइमेटिक है। जब एंजाइमेटिक होगा तो क्या होगा, फंक्शनल होगा, और डिजीज़ कौन सी होगी, डिजीज़ होगी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक्सोक्राइनल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रोंकियल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट एंड स्वेट ग्लैंड्स। इन चीज़ों के ऊपर, इन सब के ग्लैंड्स के ऊपर CFTR जीन्स प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लोरीन सिक्रीशंस। जब भी इन तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है उसके साथ क्लोरीन को और वाटर को मिलाने का काम ये CFTR प्रोटीन का है। जब भी CFTR जीन के अंदर डिफेक्ट होगा तो प्रोटीन की में अंदर डिफेक्ट आएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्लोरीन इन तमाम ग्लैंड से जो सिक्रीशन आती थी इसके साथ जो क्लोरीन मिलता था, अब ये क्लोरीन और वाटर इसके साथ नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, थिक होगा और विस्कस होगा। और इसके साथ इन एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है उसमें डिफेक्ट आएगी। अगर ब्रोन के ग्लैंड में ये काम होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर म्यूकस के अंदर डिफेक्ट होगा जिससे इम्पेयर्ड म्यूकोसेलरी क्लियरेंस होगा और जिससे ब्रोंशिक्टाइटिस प्रोड्यूस होगी। अगर पेनक्रियाज में होगा तो कौन सी एंजाइम गायब होगी, माइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, ये एंजाइम नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉल एब्जॉर्प्शन होगी। और अगर प्रोस्टेट में ये चीज़ नहीं होगी तो फिर इनफर्टिलिटी होगी, क्योंकि प्रोस्टेट हमारे सेमन का 60% हिस्सा प्रोड्यूस करता है। एक केस इधर दिया गया है, अगर इसको देखिए, a 12-year-old boy has presented with a chronic diarrhea and steatorrhea। स्टेटोरिया किसे कहते हैं,
स्टेटोरिया कहते हैं लार्ज बल्कि स्टूल डिफिकल्ट टू पास आउट ड्यू टू अनडाइजेस्टेड फूड, इस अनडाइजेस्टेड फैट इसको कहते हैं स्टेटोरिया। तो एक कहते हैं कि 12 साल का बच्चा है वो क्रॉनिक डायरिया, स्टेटोरिया और वेट लॉस के साथ आया है, और सफर आल्सो सफरिंग फ्राम रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन सिंस बर्थ। ठीक है, तो ये इस केस किसका है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का है। आप ये याद रखें अगर किसी भी सिनेरियो के अंदर आपको दो चीज़ें मिले, अ चाइल्ड विद लंग एंड जीआईटी इन्वॉल्वमेंट, इसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर आपको मिल जाए अ चाइल्ड विद लंग एंड लीवर के साथ अगर आपको मिले तो दैट विल बी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। अच्छा, ये इसके पहले जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट वो कौन सा होगा, स्वेट टेस्ट होगा, जिसमें हम क्लोरीन की एस्टिमेशन करेंगे। ये पुरानी किताबों में स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा होगा, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन है उसमें ये लिखा गया है कि फर्स्ट लाइन जो है वो है स्वेट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जो है वो है क्या, जेनेटिक एनालिसिस, लेकिन वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, लेकिन आप पढ़ना तो अब ज़रूरी होगा, लिखना ज़रूरी होगा कि इन्वेस्टिगेशन आप चाहे विल बी जेनेटिक एनालिसिस। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह करेंगे, ट्रीटमेंट इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक देंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम देंगे और ब्रांचियोलाइटिस को ट्रीट करेंगे। अब इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम किसे कहते हैं, इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम इसके कहते हैं कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है कि फंक्शनल प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट होगा। वो कौन सा प्रोटीन होगा, वो हो डायनाइन प्रोटीन जिस जीन से बनते हैं वो जीन में डिफेक्ट होगा, डायनिन जीन के अंदर डिफेक्ट होगा, और उसका काम क्या है, ये कंट्रैक्शन ऑफ सिलिया के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो सिलिया है इसके अंदर जो कंट्रैक्शन होगी, इस कंट्रैक्शन से मोटिलिटी पैदा होगा। तो इस मोटिलिटी के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी है उसको कहते हैं डायनिन प्रोटीन, और उसी प्रोटीन के अंदर जब डिफेक्ट हो जाए इसको हम कहते हैं इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम। इसके क्लिनिकल फीचर कुछ इस तरह है कि अगर चाइल्ड होगा तो क्या होगा, ब्रोंकाइटिस उसमें होगा, क्योंकि रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्ट फ्रॉम सिंस बर्थ, म्यूकोसेलरी सिस्टम क्या होगा, वो डैमेज होगा। और अगर प्यूबर्टी में होगा तो प्यूबर्टी में इनफर्टिलिटी होगी, किस चीज़ की वजह से, इमोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। आपको पता है कि स्पर्म टेल से क्या करता है, मोटिलिटी करता है, तो ये मोटिलिटी जब ख़त्म होगी तो इनफर्टिलिटी काज करेगी। और अगर इसके साथ डिस्टोकार्डिया शामिल है तो फिर इसको हम कहते हैं कार्टेजनर सिंड्रोम। अब एक केस पढ़ते हैं कि 21 ईयर ओल्ड मेल हैज़ रिप्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, सिंस 3 ईयर आफ्टर मैरिज ही इज सफरिंग फ्रॉम अ रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, एग्जाम रिवील्स हार्ट साउंड आर नॉट ऑडिबल, और पीरिकार्डियम S1 and S2 इज एब्सेंट। अब आप इस स्थिति में देखते हैं कि 21 ईयर ओल्ड चाइल्ड है या ओल्ड मैन है, उसमें क्या है, इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि स्पर्म के अंदर मोटिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर चेस्ट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ब्रोंकाइटिस है, और हार्ट साउंड नहीं है। हार्ट साउंड का मतलब है कि द पेशेंट इज़ ऑन डिस्टोकार्डिया, कार्टेजनर सिंड्रोम है, तो इसका मतलब ये है कि इमोटिलिया सिलिया सिंड्रोम है। अब ब्रोंकाइटिस के बाद के साथ दोबारा आते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल पिक्चर में इसके सब पहले रिस्क फैक्टर हो कि जो डिजीज़ इसको काज कर सकती है उसकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। और आपको क्या मिलेगा, आपको कॉपियस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में एक कप भरी होगी स्पूटम से, ठीक है, और बाउल स्वेलिंग होगा, और प्रोडक्टिव कब होगा, इवन मॉर्निंग, हर सुबह के दिन एक बड़ी मकदार में स्पूटम होगा और उसका स्मेल फाउल होगा। इसमें के साथ आपको और चीज़ें मिल जाती है जैसे डिस्निया, डल चेस्ट पेन, हेमोप्टाइसिस, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स, ये चीज़ें मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है क्यूपस अमाउंट ऑफ द पाउल स्मेलिंग स्पूटम एंड प्रोडक्टिव कफ अर्ली मॉर्निंग।
अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लबिंग अपन ब्रोंशिएक्टाइसिस, पहले हमने पढ़ा था ब्रोंशिएक्टाइसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इन तीनों के अंदर क्या होती है हमें मिलती है। लेकिन पहली चीज़ जिससे हमें क्लबिंग मिलती है वो कहते हैं ब्रोंशिएक्टाइसिस। पेशेंट के अंदर साइनोसिस होगा। चेस्ट एग्जामिनेशन में हम अगर अस्कल्टेशन करेंगे तो हमें कोर्स क्रिपिटेशन मिलेगा। कोर्स क्रिपिटेशन जो होगा वो हमें निमोनिया में मिलेगा और ब्रोंशिएक्टाइसिस में मिलेगा। आप दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम कहते हैं पेशेंट को कि वो क्या करे, कफ करे। अगर कफ के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो इसका मतलब ये कि ब्रोंशिएक्टाइसिस है, और अगर इस कफ के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ये निमोनिया है। ये इसका एक हाल मार्क है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर हम न कहें तो चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देंगे, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस यानी डायलेटेड ब्रोंक्यूल्स देखेंगे, और ट्रेन ट्रैक अपीयरेंस देखेंगे, जैसे रेल की पटरी की तरह नहीं, रेल की पटरी की तरह ट्रैक्स हम देखेंगे। और इसमें हनी कॉम्बिंग होगा, जैसे शहद की मक्खियों की चित्ते की तरह। हनी कॉम्बिंग मुख्तलिफ और डिजीज़ में भी हमें मिल जाती है, जैसे ब्रोंशिएक्टाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में भी मिल जाती है। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, इसकी इंक्रीज WBC होगा और स्पूटम के कल्चर में हमें सूडोमोनास मिलेगा, क्योंकि सूडोमोनास हर उस कंडीशन में मिलेगा जिसमें इम्यूनिटी क्या होगी, कंप्रोमाइज़ होगी। PFT का यह कोई ख़ास रोल नहीं है, ये कभी ऑब्स्ट्रक्टिव बताएगा कोई रिस्ट्रिक्टिव बताएगा, क्योंकि इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर फॉरेन बॉडी फॉर एग्जांपल आएगा, स्ट्रक्चर होगा तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, और अगर नहीं होगी तो रिस्ट्रिक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर PFT का कोई ख़ास रोल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसके लिए क्या है, इसके लिए HRCT है, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। 99.9% सेंसिटिविटी फॉर ब्रोंशिएक्टाइटिस है। अब ये बात याद रख ले कि हर ल्यूमिनल डिसऑर्डर के अंदर ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो क्या है, वो है सिटी स्कैन। इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे, ट्रीटमेंट देंगे इन्फेक्शन के लिए, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगर डेविडसन और हैरिसन के अंदर मशहूर ड्रग दी गई है ल्यूफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम बिल्ड डोज के अंदर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मेंटेनेंस ब्रोंकियल हाइजीन किस तरह देखेंगे, उस पेशेंट को कहेंगे कि उस पोजीशन में बैठे जहाँ पर क्या होगा, इन स्पूटम प्रोडक्शन ज़्यादा हो गए। आम तौर पर मरीज़ ऐसी पोजीशन में बैठेगा जिस पोजीशन में स्पूटम की मकदार कम हो, लेकिन आपने उसको बताना है कि आप ख़ुद ही ऐसी पोस्चर को मेंटेन रखें जिसके साथ स्पूटम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और वो जितनी स्पूटम है वो बाहर आ जाए। फिर लोकलाइज क्या हो सकता है, लंग रिसेक्शन करते हैं, लोबेटमी कर सकते हैं, निमोनेक्टोमी कर सकते हैं। जनरलाइज के अंदर क्या होगा, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट करेंगे ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर और कोर प्लमोनरी, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू डोनर की वजह से द हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट आर इम्पॉसिबल इन आवर कंट्रीज़।